नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का बजट स्पेशल। बजट में इनकम टैक्स में रियायत को लेकर भले ही आप मायूस हों, लेकिन कस्टम ड्यूटी में छूट और कई चीजों के सस्ता होने की खबर सुर्खियों में है। आज ऐसे ही टैक्स प्रस्तावों पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं विमल जैन, चेयरमैन इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। विमल जी, आपका स्वागत है लल्लन टॉप में। नमस्कार। नमस्कार। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. बजट के बाद से ये जो चर्चा चल रही है, चमड़े का सामान और कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग, डिब्बे वगैरह ये सस्ते होंगे, क्या है इसकी सच्चाई? कस्टम ड्यूटी घटने से क्या ये हो जाएंगे सस्ते? अभी देखिए, जीएसटी के रेट में कोई बदलाव नहीं आया है जी। तो जो अभी चल रहा है ना, ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया, ये सही वे नहीं है। हुआ क्या है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट जो आप इंपोर्ट करते हैं, जिससे आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे, चाहे वो जूता चप्पल हो गया, जो भी आप प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, रॉ मटेरियल कंपोनेंट के ऊपर उन्हें बेसिक कस्टम ड्यूटी को या तो कम कर दिया है या एग्जेम्प्ट कर दिया है जी। जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होगी। यानी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप पहले देते थे, अब या वो कम हो गई या नहीं लगेगी, तो उतना जो फायदा मिलेगा वो आपको ओवरऑल कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स, वो फायदा आपको मिलेगा। पर क्या वो आपको आज से ही मिलने लगेगा? आज के बाद 1 फरवरी 2022 के बाद जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी की जो रिडक्शन है या एग्जेम्पशन है, वो बेनिफिट आपको मिलेगी। यानी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, लोअर रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी देंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा और जब बिकेगा, जीएसटी के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी ये बेसिक कस्टम ड्यूटी जितनी कम हुई या रिड्यूस हुई, उसकी बेनिफिट आपको कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग में मिलेगी। अब वित्त मंत्री जी ने ये क्यों किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। हम मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रमोट करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो आपको जॉब क्रिएट करता है और मैन्युफैक्चरिंग से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल ग्रोथ होता है। तो ट्रेड की भी ये डिमांड थी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को अगर बढ़ाना है, और आपके पिछले प्रोग्राम में ही प्रमोद जी मैंने इस बात को कहा भी था और आज ये बात सच साबित हुई। वित्त मंत्री जी ने क्या किया, जो रॉ मटेरियल जो हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल नहीं होते, उन्होंने क्या किया, उस रॉ मटेरियल पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को रैशनलाइज कर दिया या कम कर दिया या एग्जेम्प्ट कर दिया। यानी अब आप इजीली रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट करने के बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कीजिए। यानी उन्होंने ये कहा, ये रॉ मटेरियल की आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो बेनिफिट आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी में मिल रही थी, वो कॉस्टिंग और प्राइसिंग में आपको मिल जाएगी। और दूसरा फायदा क्या होगा, जो फिनिश प्रोडक्ट हम नहीं बना पा रहे थे या जिसको हम इंपोर्ट करते थे, वो इंपोर्ट हम बंद कर देंगे या कम कर देंगे। यानी एक तीर से हमने दो निशाने साधे हैं। मेक इन इंडिया के लिए हमने रॉ मटेरियल को चीपर कर दिया, अब मैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा और जो एफजी बनेगा वो लोकल मार्केट में बेचूंगा, और इंपोर्ट जो मैं करता था वो मैं अब कम कर दूंगा। यानी ये बहुत अच्छा स्टेप्स है। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं कि ये सस्ता और ये महंगा, जीएसटी रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अपने व्यूवर्स को थोड़ा समझाने के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी कस्टम ड्यूटी में रियायत मिली है, वो एक तरह से मैन्युफैक्चरर्स को रियायत मिली है और वो उस रियायत को अब आगे चल के पास ऑन करेंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी कॉस्ट घटेगी और वो फिर जीएसटी रेट्स में आगे अगर उसमें कमी करते हैं नहीं करते हैं, वो बात की बात है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, जिसको बेनिफिट दी गई, उससे एक्सपेक्टेड है कि वो इतनी जो बेनिफिट बेसिक कस्टम ड्यूटी में उसको दी गई, वो कंज्यूमर को पास ऑन करेगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एंटी प्रॉफिटरिंग कॉन्सेप्ट होता है। यानी आप अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकते। अगर गवर्नमेंट आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करती है जो आपकी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, तो आपको ये कॉम्पेंसेटिंग रिडक्शन
ओवरऑल प्राइसिंग में आपके कंज्यूमर को देनी पड़ेगी। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं सस्ता हो गया या महंगा हो गया, पर आज नहीं हुआ, आने वाले और टाइम में कस्टमर के लिए नहीं हुआ अभी इमीडिएट नहीं हुआ कि आप बोलेंगे आज रात को मैं जाऊंगा और या कल खरीदूंगा तो मेरे लिए सस्ता हो जाएगा। अब जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा उससे मैन्युफैक्चरिंग होगी, और जो बेनिफिट बेसिक कस्टम ड्यूटी में गवर्नमेंट ने दी है वो कमेंसरेटिंग बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर को पास ऑन करनी पड़ेगी। तो ये जो मेक इन इंडिया के तहत जो भी मुहिम चल रही है उसी सिलसिले में एक हम इसको एक कड़ी मान सकते हैं, और उन्होंने 350 कस्टम विड्रॉल की बात शायद की है मेरे ख्याल से, और जो पिछले भी बजट में ऐसी बात कही गई थी, क्या ये भी इसी से जुड़ा हुआ है? देखिए क्या होता है, हमारे कस्टम में कई तरह की एग्जेम्पशन दी जाती है। एग्जेम्पशन का मतलब स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है, रॉ मटेरियल स्पेसिफिक हो सकता है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स हो सकता है। तो कस्टम ड्यूटी की एग्जेम्पशन मिलती है आपको। गवर्नमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस कस्टम ड्यूटी के जितने एग्जेम्पशन है उनको रैशनलाइज कर रही है, यानी एग्जेम्पशन को कम कर रही है। तो अब जितने भी 350 कस्टम एग्जेम्पशन जो मिलते थे उसको अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अब आपको नहीं मिलेंगी। तो उसका इम्पैक्ट जिस सेक्टर के ऊपर आएगा, जहां जहां ये 350 कस्टम एग्जेम्पशन है जो विड्रॉ कर लिए जाएंगे, उसका इम्पैक्ट रिलेवेंट सेक्टर के ऊपर आएगा। यानी अब उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि इस एग्जेम्पशन के चले जाने से मेरे ऊपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना आ रहा है, और इस एग्जेम्पशन के जाने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक है, बट ओवरऑल गवर्नमेंट ने एक स्टेप पहले ही अनाउंस किया था कि जितने भी वो कस्टम के एग्जेम्पशन है उनको वो हटा देगी, हटाना चाहती है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा थोड़ा करके जितने भी कस्टम ड्यूटी के एग्जेम्पशन थे जो रिलेवेंट नहीं थे या जिसकी जरूरत नहीं है या जो सेक्टर को वैल्यू एड नहीं कर रहा, उसको गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है। ऐसे 350 कस्टम एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जा रहा है। अच्छा, ये बात है। बिमल जी, एक चौंकाने वाली खबर निकली बजट भाषण से। उन्होंने कहा वित्त मंत्री ने कि जो SEZ है उसको शायद रिपील करने की मंशा जाहिर की है। ये तो बहुत बड़ी डिमांड थी और बहुत पहले से डिमांड थी। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है एक बहुत पुराना एक्ट है जो SEZ यूनिट को एक बेनिफिट एडवांटेज देता है कि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कीजिए, आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कीजिए, आपके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी, FG बनाइए, फिनिश गुड्स बनाइए और एक्सपोर्ट कीजिए, सर्विसेज एक्सपोर्ट कीजिए। इसी पर्पज पे SEZ एक्ट और रूल्स इसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें सेंटर ही इन चीजों पे इनिशिएटिव लेती थी, स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं था। स्टेट के पास कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्लेस लैंड होता है, लोकेशन होती है, स्टेट के एडेड एडवांटेज होते हैं। जैसे आप बेंगलुरु रीजन है वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो बेंगलुरु में पहले बहुत स्टार्टअप आए, अब हम दिल्ली में देख रहे हैं स्टार्टअप बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं दिल्ली में। तो स्टेट के कई एडेड एडवांटेज होते हैं, तो स्टेट की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए स्टेट के पास जो एडेड एडवांटेज है, लैंड अवेलेबल है, कई जोन एंड सेक्टर अवेलेबल है, कई स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे स्टेट की एक्सीलेंसी है। तो अब वित्त मंत्री जी ने आज ये कहा कि SEZ एक्ट को रिपील किया जाएगा। इसमें अब सेंटर और स्टेट दोनों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, यानी स्टेट भी अगर चाहे तो उतना ही पार्ट कंट्रीब्यूशन जैसा सेंटर SEZ के लिए करती थी वो स्टेट भी कंट्रीब्यूट करे। अल्टीमेट फायदा क्या होगा कि जो हम फिनिश प्रोडक्ट या सर्विसेज जो होंगे हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आज GDP जो हमारी है और जो ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारा अराउंड 2% एक्सपोर्ट मार्केट है वर्ल्ड वाइड, और हम इसको बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। 1% से 2% आने में हमें बहुत टाइम लगा है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अगर हम SEZ एक्ट को रिपील करके सेंटर स्टेट दोनों साथ आएंगे और नई अपॉर्चुनिटी, नए यूनिट को, नए सेक्टर को मौका देंगे, चाहे वो गुड्स में हो चाहे वो सर्विसेज में हो, तो अल्टीमेटली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से बहुत सी चीजें होती हैं, जॉब क्रिएशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आते हैं और आप ग्लोबल मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। जी बिमल जी, बजट भाषण में एक खास जिसमें वित्त मंत्री ने जोर दिया कि GST कलेक्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है
और 4.5 साल हो गए लागू हुए जीएसटी को, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 7 महीने तक 1 लाख 30 करोड़ से ज्यादा आया है, और पिछले 4 महीनों में 1,30,00,000 से ज्यादा जो है रेवेन्यू आया है जीएसटी के तहत। तो इस बड़े कलेक्शन को आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये जो है टर्न अराउंड हुआ? और अब मेरे ख्याल से जीएसटी को लेकर जिस तरह की वो दिख रही है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में जो सरकार की झोली है वो अच्छी खासी भर गई है, और वो बहुत इस स्थिति में भी है कि वो ज्यादा खर्च कर पाएगी। तो इस कलेक्शन को कैसा देखते हैं आप? इस कलेक्शन को मैं बहुत अप्रिशिएटिंग एज ए नेशन बिल्डिंग। जब हम देश के बजट की बात करते हैं, देश का टैक्स रेवेन्यू जब बढ़ता है, तो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हो, वो बहुत बहुत अपने आप को अच्छा फील करेंगे। 1,40,000 करोड़ रुपए हाईएस्ट एवर जनवरी 2022 में कलेक्शन हुआ है, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी इंट्रोड्यूस कब किया गया? जुलाई 1, 2017 से। मोर देन 4 इयर्स, 4 साल हो गए हैं। हमारा जो कलेक्शन था वो 1,10,000 1 लाख और 1.10 लाख करोड़ रुपीज पर मंथ ऑन एन एवरेज बेसिस पे चल रहा था। पहली बार हम इस कलेक्शन, हाईएस्ट एवर कलेक्शन पे पहुंचे हैं। इसमें 2-3 बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। देखिए, 1,40,000 करोड़ जनवरी मंथ का कलेक्शन, जनवरी 2022 का कलेक्शन क्या दिखाता है? कोविड चल रहा है लास्ट 2 साल से, मार्च 2020 से हम कोविड को देख रहे हैं अपने अंदर, बट मेरा कलेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो हमें पहला इंडिकेशन क्या मिलता है कि इवन जो कोविड के इफेक्ट हैं, वो इतना इफेक्ट हमारे जीडीपी पे नहीं डाल पा रहे हैं। तो जीएसटी के कलेक्शन में क्या कॉम्प्लायंसेस से ही इतना पैसा आ रहा है? नहीं। देखिए, 2 फैक्टर हैं। कॉम्प्लायंसेस भी जीएसटी का बढ़ रहा है, और इन्फोर्समेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट को करना चाहिए, उसकी वजह से भी जीएसटी कलेक्शन हमारा बढ़ रहा है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। और ये जो नंबर्स हैं 1,40,000 करोड़ रुपए जनवरी के, ये बड़े सेटिस्फैक्टरी फिगर हैं। और आप प्रमोद जी, आपने सही पॉइंट पिक किया। जब वित्त मंत्री के पास इतना कलेक्शन आएगा, तो उनके पास वो स्कोप होता है कि वो इस रेवेन्यू को एक प्रॉमिसिंग, जो हमें जीडीपी में ग्रो करना है, उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में 2 बातें तो बहुत क्लियर है। कोविड का इफेक्ट जो अदर इकोनॉमी के ऊपर पड़ा, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, और आप उनके इन्फ्लेशन के रेट ले लीजिए, उनके ऊपर हो, इंडिया के ऊपर उतना नहीं पड़ा। फैसिलिटेशन, जिसको हम आईटी प्रो बोलते हैं, जीएसटी मेनली आईटी ऑटोमाइज बेसिस पे ही इंप्लीमेंट किया गया। और इस आईटी प्रो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से फायदा ये हुआ कि हमारी सारी चीजें इंटरनेट और कंप्यूटर के ऊपर आ गई। तो टैक्स के कॉम्प्लायंसेस बहुत इजी हो गए, और कलेक्शन भी उस दायरे में बढ़ रहा है। पर ट्रेड की डिमांड है। ट्रेड को कई बार लगता है कि जो जीएसटी लॉ है और जो आईटी सिस्टम है, जीएसटीएन कॉमन पोर्टल है, वो सिंक नहीं है। कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन है। जीएसटी पोर्टल पे जो हम ट्रेड फ्रेंडली चीजों को देखना चाहते हैं, वो कई बार इंप्लीमेंट होने में बहुत समय लग जाता है। तो अगर हम जीएसटी पर्सपेक्टिव में देखें, तो कॉम्प्लायंसेस बड़े हैं, बट ट्रेड में जो ईज ऑफ बिजनेस की बात है, वो अभी भी इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आप सोचिए, अगर ये ईज ऑफ बिजनेस ओवरऑल आ गया, और टैक्स पेयर, चाहे वो स्मॉल टैक्स पेयर हो, मीडियम साइज हो या लार्ज हो टैक्स पेयर, अगर ईज ऑफ बिजनेस मिलने लगा और मेरा रोबस्ट आईटी सिस्टम, जीएसटी कॉमन पोर्टल प्रॉपर्ली काम करने लगा, और टैक्स फ्रेंडली एंड ट्रेड फ्रेंडली अगर सिस्टम को हमने इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, तो हमारा ये कलेक्शन, जिसको हम 1,40,000 करोड़ देख रहे हैं, ये आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा और आगे की हो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा हो। बिमल जी, क्रिप्टो करेंसी को लेके बजट में काफी चर्चा है, और कहा गया है कि अब सरकार क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्टली टैक्स करेगी, उस पर चार्ज करेगी, और 30% टैक्सेबिलिटी की बात की जा रही है। इसको जरा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को समझा सकें आप। बिल्कुल। देखिए, एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आज अवेलेबल है। प्राइवेट कई प्लेटफॉर्म है जहां पे क्रिप्टो करेंसी टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं। पर हमने, जैसा पिछली प्रोग्राम में भी लल्लन टॉप ने एक इस पे न्यूज आर्टिकल भी कवरेज किया था, उसमें हमने कहा था कि भाई ये जो वर्चुअल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ है, और कौन इंश्योर करेगा कि आज मैंने अगर $100 का इन्वेस्टमेंट किया क्रिप्टो में, ये मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रहेगी।
और इसके डेटा कितने सेफ हैं। हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए इसको सारा स्टोर करते हैं, बट कितने सेफ एंड सिक्योर हैं। क्या ये जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, क्या ये आरबीआई बैक करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंश्योर करती है कि यहाँ ये लीगलाइज करेंसी है। तो इन सारे चीजों का आंसर हम बजट में एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल आएगा, तो बिल तो नहीं आया पर एक अच्छा अनाउंसमेंट आया। क्या अनाउंसमेंट आया? अब इनने कहा कि आरबीआई जो हमारी फेडरल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपनी खुद डिजिटल करेंसी मार्केट में लेके आएगी। जब आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आती है तो सबसे पहले व्यूअर्स को यह समझना चाहिए, डिजिटल करेंसी का मतलब हुआ पहले आप रुपए के नोट या सिक्के रखते थे पॉकेट के अंदर, अब आपको रुपए के नोट या सिक्के नहीं रखने हैं, आपको एक डिजिटल करेंसी। आप आज की डेट में कितने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पेमेंट के लिए यूज करते हैं, लाइक पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, जितने वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल करेंसी जो आरबीआई लॉन्च करेगी, सबसे पहले 100% सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बैक्ड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आपका 100% डिजिटल करेंसी में होगा, वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए इसको सेफ और इंश्योर किया जाएगा। ये अच्छा अनाउंसमेंट है, एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव हमें दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वित्त मंत्री जी ने, ये कहते हुए कि ये डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करेगी। अब उन्होंने क्या कहा कि आप अभी भी हो सकता है कि कई क्रिप्टो करेंसी टोकन्स एंड नॉन फंजिबल टोकन्स हैं जिसमें आप डील करते हैं जो आरबीआई बैक नहीं करती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक नहीं करती। तो क्या होगा? आज कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा कि लोगों ने $100 इन्वेस्ट किए, उनकी वैल्यू या 60%, 50%, 40%, क्योंकि बहुत सी चीजें क्लैरिटी के साथ नहीं थी। तो वित्त मंत्री जी ने अब दूसरा अनाउंसमेंट इनकम टैक्स में ये किया कि अगर जो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वर्चुअल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी इनकम होती है तो 30% का आपको इनकम टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की उनने कोई बात नहीं की, यानी कोई बाइफर्केशन नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, 30% लगेगा। और उन्होंने एक और बात कही कि अगर इससे कोई लॉस हुआ तो मान लीजिए, लॉस और प्रॉफिट को हम कैसे जज करते हैं कि $100 की मैंने क्रिप्टो किसी करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया और 150 रुपए उसकी वैल्यू होगी, तो 50 रुपए को हम प्रॉफिट बोलते हैं, $50 को हम प्रॉफिट बोलते हैं। चाहे उसको आप आईएनआर पर्सपेक्टिव में देखिए या डॉलर पर्सपेक्टिव में देखिए, तो 50 के ऊपर, यानी सेल्स जो कंसिडरेशन होगी 150 होगी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन $100 होगा, तो 50 के ऊपर 30% का आपका इनकम टैक्स लग जाएगा। लेकिन रिवर्स कर लीजिए, मान लीजिए आपने $100 इन्वेस्ट किए थे और 50 रुपए ही वैल्यू रह गई है, आप $50 में या 50 रुपए में उसे सेल कर रहे हैं, तो 50 आपका लॉस है वो। तो जो लॉस है उसको आप किसी भी चीज से एडजस्ट, किसी भी प्रॉफिट से आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट वित्त मंत्री जी ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, डिजिटल वर्चुअल जो करेंसी है उसके ऊपर इस बजट में की है। तो मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल देखा जाए, हमने उस इन्वेस्टर्स को बचा लिया जो ऐसी करेंसी, ऐसी क्रिप्टो करेंसी या टोकन्स या नॉन फंजिबल टोकन्स में पैसा लगाते थे जहां सेफ्टी सिक्योरिटी मिसिंग थी, जिसको लीगलाइज नहीं माना गया, लीगल टेंडर नहीं माना गया, जिसको आरबीआई अप्रूव नहीं करती थी। तो गवर्नमेंट ने हमें एक ऑप्शन दे दिया कि आप मैनुअल के साथ डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम आपको आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी दे रहे हैं, यानी आपके लिए एक अच्छा, सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। और एक कॉर्पोरेट सरचार्ज की बात हो रही है जो 12% से घटा के 7% कर दिया गया है। इसको कुछ लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी जोड़ के देख रहे हैं, क्या इस बारे में कुछ डिटेल्स बता पाएंगे आपकी? ये प्रमोद जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती थी ना, उसके ऊपर जो सरचार्ज था, उस सरचार्ज को एट पार विद कॉर्पोरेट कर दिया गया, 12% को 7% पे ले आए। सो उसको यूनिफॉर्म कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फायदा कहाँ होता है? मान लीजिए जो रूरल और विलेज वाले एरियाज हैं, जो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, जो रूरल एरियाज में प्रोमिनेंट हैं, तो उनके ऊपर 12% का सरचार्ज क्यों लगे? तो उस रेट को उन्होंने घटा के 12 से 7 कर दिया, एट पार जो कॉर्पोरेट के ऊपर लगता था। बस इतना ही इसमें इफेक्ट डाला गया है। देखिए, बजट में इस बात पे बड़ा जोर है कि जो पिछले 1-2 साल में कोविड अफेक्टेड एरियाज हैं उनको थोड़ा सा जो कंपेंसेशन या रियायत या इंसेंटिव जो भी दी जा सके,
इसमें एमएसएमई सेक्टर को लेके पहले से भी कहा जा रहा था और आपने कई डिटेल्स ऐसी बताई जिससे पता चल रहा है कि एमएसएमई सेक्टर में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको रियायतें मिलेंगी। और इस बजट में आपको ऐसा दिख रहा है जो हमारे लघु उद्योगों के लिए या छोटे कारोबारियों के लिए कुछ विशेष सहायता या विशेष राहत मिली हो? डेफिनेटली मिलेगी इस बजट में। अगर आप देखें तो सबसे पहली बात, पहला पिलर आप देखिए पीएलआई जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है जो 14 सेक्टर को मिलती है, उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव को बढ़ा दिया गया जो आपकी जॉब क्रिएशन करेगा। जब हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं तो लोन जो हमें अफोर्डेबल रेट पे अलाउ करना है वो भी उन्हें अनाउंस कर दिया है। जो स्टार्टअप है जिनके लिए लिमिट ईयर जो स्टार्टअप की इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलती थी उसको 1 साल से ऊपर बढ़ा दिया गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जिसको 15% की इनकम टैक्स स्लैब में रखा गया था, जिनको 1 अक्टूबर 2019 के बाद जिनने सेटअप किया हो, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की हो और लास्ट डेट जो थी 31 मार्च 2023 थी, उसको भी 1 साल से बढ़ा दिया जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़े, यानी 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया। एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड कई चीजें उन्हें सेक्टर स्पेसिफिक भी अनाउंस की, सेक्टर स्पेसिफिक उन्हें बजट प्लान भी दिए कि हम इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले इस सेक्टर के लिए प्लान कर रहे हैं। आप हेल्थ को देख लीजिए, हॉस्पिटैलिटी को देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, वाटरवेज देख लीजिए। तो स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक जब आप देखेंगे और जब सेक्टर स्पेसिफिक आप देखते हैं तो उसके अंदर एमएसएमई हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो एमएसएमई ओवरऑल उसको सपोर्ट करना जो इस बजट से दिख रहा है, इस बजट में कई ऐसे अनाउंसमेंट हैं, जब आप फाइन पॉइंट देखेंगे बजट के अंदर जाके तब आपको दिखेगा कि एमएसएमई सेक्टर को और भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है और उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है जो गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर को और भी स्ट्रेंथन करे एंड ओवरऑल हमारी जीडीपी इससे और भी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। 9.2% का हमने टारगेट लिया है जीडीपी ग्रो करने का एंड $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक हमारा टारगेट है। तो उस लाइन पे ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। विमल जी, आखिरी सवाल आपसे कि इस बजट में ओवरऑल आपने जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे सारी क्लियरिटी आपने रख दी कि क्या है सिचुएशन, लेकिन आपको क्या आम आदमी के लिए और भी कुछ दिखाई दे रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस से लेकर के या फिर ट्रेड इंडस्ट्री के लेवल पे जहां उसको वो सुविधाएं पास ऑन होगी आगे चल करके? देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं 3 चीजें आपके सामने पॉइंटर वाइज रखूंगा। आम आदमी जो अपने हाथ में सैलरीड क्लास है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात देख रहा था कि 50,000 को 1 लाख कर दिया जाए, मेरे थ्रेशहोल्ड को 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया जाए, एटीसी की लिमिट 1.5 लाख से 3 लाख कर दी जाए, एटीडी के मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो 25,000 से 50,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से 1 लाख कर दिया जाए, या हाउसिंग लोन पे जो मैं इंटरेस्ट देता हूँ वो 2 लाख से 3 लाख कर दिया जाए। इस पे तो कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। उसे थोड़ी सी मायूसी जरूर होगी और वो ये कहेगा कि हमारे लिए इंडिविजुअल के लिए आपने ओवरऑल कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर कुछ ऐसे स्लैब्स बढ़ा दिए जाते, एग्जम्पशन बढ़ा दी जाती तो आप इंडिविजुअल के हाथ में एक डिस्पोजेबल इनकम देते और ये डिस्पोजेबल इनकम आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज, जो जिसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आती है वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, उस पर जीएसटी गवर्नमेंट को मिलता है और मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लायर है जो आपको वापस मिलेगा। तो कुछ एक अनाउंसमेंट ये नहीं हुई, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें तो जो हम इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, देखिए हमारे 3 पिलर है ना, एग्रीकल्चर एंड अलाइड, आईआईपी जिसमें इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड सर्विस सेक्टर है। इन 3 सेक्टर को पिलर मानते हुए वित्त मंत्री जी ने अपना टोटल कैपिटल जो आउटले है, जो रेवेन्यू कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों से बढ़ा और उसका जो एक्सपेंस जो सेक्टर स्पेसिफिक उनको करना है, उन्हें रूरल एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। उन्हें ऐसे कई सेक्टर को पिक किया जो थोड़ा कोविड-19 की वजह से स्ट्रगल कर रही थी, लाइक हॉस्पिटैलिटी देख लीजिए, एविएशन देख लीजिए, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को देख लीजिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मैडम वित्त मंत्री जी ने कोशिश बहुत अच्छी की है। आम आदमी के हाथ में थोड़ी सी मायूसी है, बट ओवरऑल जब जीडीपी ग्रो करता है तो हाँ, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, जैसा कि आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट उस आम आदमी को ही मिलने वाली है। प्रमोद जी, विमल जी, आपने बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से बजट प्रस्तावों पे आपने जानकारी दी और मेरे ख्याल से
जो इनडायरेक्ट प्रोविजंस एंड टैक्सेस को लेके, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके आपने उस पे भी बहुत क्लैरिटी ला दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लल्लन टॉप में आने के लिए। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।